हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो अगेन वेलकम बच्चा पार्टी, योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और मैं अरुण सोनी स्वागत करता हूं आपका एनएमआर के हमारे लेक्चर नंबर 2 में। तो मेरे बच्चा पार्टी, पहले लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था एनएमआर का बेसिक्स एंड इट्स प्रिंसिपल। आज मेरे बच्चा पार्टी हम थोड़ा और आगे जाएंगे। उससे पहले मेरे बच्चा पार्टी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके अभी तक के बीएससी 5th चैप्टर, जो 4 चैप्टर मैंने अभी तक करवाए हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक के अंदर, और बच्चा थर्ड वन हमारा एनएमआर, पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है, ठीक है। और मेरे बच्चा पार्टी इनऑर्गेनिक के अंदर भी हमारे 2 हो चुके हैं, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, एंड द बच्चा सेकंड वन थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक्स एक्सेप्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। तो मेरे बच्चा पार्टी उन सभी लेक्चर्स की प्ले लिस्ट मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। वहां से जाकर मेरे बच्चा पार्टी पहले वाले लेक्चर देख सकते हैं। और वीडियो को देखने से पहले लाइक कर देना और अपने दोस्तों को मेरे बच्चा पार्टी शेयर कर देना। तो मेरे बच्चा पार्टी, आज हम बात करेंगे हमारे एनएमआर के सेकंड लेक्चर की कि कैसे स्पिन की वैल्यू होती है और क्या होगा अगर हम सिर्फ पीएमआर की स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। कैसे यहाँ पर स्पिन स्टेट प्लस हाफ होगी, माइनस हाफ होगी, गायरोमैग्नेटिक रेशो क्या होती है, वो सारी की सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आप हेडिंग लगा लीजिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी लेक्चर नंबर 2, और हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो मेरे बच्चा पार्टी, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी न्यूक्लियर स्पिन की, जिसे हमने आई से शो किया था, डेजिग्नेटेड एज आई। जो मैंने एनएमआर के प्रिंसिपल के अंदर मेरे बच्चा पार्टी, हमारा थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखा था वो था मेरा आई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या कुछ यहाँ पर होगा। अब देखिए, जैसे हमारा बच्चा कार्बन का एनएमआर होता है। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसे याद रह जाएगा। देखिए, कार्बन का हमारा एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर 12 होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 ही रहेगा, लेकिन इसका मास नंबर 13 भी हो सकता है, क्योंकि कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक हमारा C12 होता है, C13 होता है, C14 भी होता है। C14 रेडियोएक्टिव होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए उसको नेगेटिव लेके चलते हैं। तो बात आती है हमें स्टडी करने की। अब ध्यान से सुनो, ऐसे कंपाउंड जैसे मेरे बच्चा पार्टी, कार्बन C6 और 12 है, ऑक्सीजन हमारा 18 पे और 8 पे और 16 पे है, सल्फर हमारा 16 और 32 पे है। यानी कि यहाँ पर मास नंबर, नीचे वाले बच्चों हमारे देखिए, मैं एक बार यहाँ पे बना देता हूँ, कोई भी हमारा एलिमेंट होगा, यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर होगा और यहाँ पर उसका मास नंबर होगा। अब आप एक सिंपल सा पॉइंट आप याद रख सकते हैं, अगर एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों इवन हो, ध्यान से देखिए, इवन है, इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। अगर एटॉमिक नंबर और मास नंबर अगर दोनों इवन है तो आई की वैल्यू हमेशा 0 होगी। जो कंपाउंड हमें, जो एलिमेंट हमें दिया गया है, अगर उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों की वैल्यू इवन है तो हमारी आई की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। वो मैं आपको सारा का सारा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ये वैल्यू आपको सिर्फ याद रखनी है, इनके डेरिवेशन कैसे होंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ छोटा सा पॉइंट मिला, एक तरीके पॉइंट मिला, अगर एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों का इवन है तो उसको 0 कर दो। सिंपल सी बात, पहला पॉइंट हमारा इतना था, ठीक है। अब आप ये याद रखिए, नीचे हमें जाने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन में बच्चा पार्टी, मास नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 13 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, मास नंबर 15 है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है और मास नंबर 19 है। तो ऐसे कंपाउंड जहां पे हमें इवन केस देखने को मिल रहे हैं, दोनों जगह हमें क्या देखने को मिला, इवन। तो वहां पर हमने वैल्यू देखी हमारी 1/2। ये एक्चुअल में ट्रू नहीं है, लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा। देखिए, याद आपको हो जाएगा। पहले वाली में अगर मैं बात करूं तो कार्बन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, 3 ही याद रखने हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर। कार्बन 6 पे और 12 पे है, ऑक्सीजन 8 पे और 16 पे है, सल्फर 16 पे और 32 पर है। तो वहां पर वैल्यू 0 करनी है। अब मैं बीच वाले चारों की बात कर लेता हूँ। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर भी 1, मास नंबर भी 1। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 13। उसके बाद आया हमारा नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 15। फ्लोरीन आया, एटॉमिक नंबर 9, मास नंबर 19। तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ऐसे आपको याद रखनी है, कुछ भी नहीं। हाँ, इसकी वैल्यू आप याद रखिए, यही हमारे काम का है।
और हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। बस होता है कि जो आपके 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं कई बार वहां पर क्वेश्चन दे देते हैं यहाँ से, और कोई बात नहीं होती मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2, नाइट्रोजन मास नंबर 7 एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन मास नंबर 14, तो वैल्यू हमारी 1 होगी, ठीक है। ऑक्सीजन को देख लीजिए, अगर एटॉमिक नंबर आप 17 कर देंगे तो स्पिन कितनी शो करेगा, 5/2 करेगा। बोरोन और क्लोरीन का केस अलग से है जो 3/2 शो कर रहा है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। सिर्फ इतनी सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। याद रखिए, ऑक्सीजन अगर 17 में चला जाएगा तो 5/2 शो करेगा, याद हो जाएगा। बोरोन और क्लोरीन का केस आया, बोरोन हमारा 5 पे और 11 पे था, क्लोरीन हमारा 17 और 35 पर था, तो इसका वैल्यू 3/2 याद रखना है। 1 कैसे याद रहेगा, हाइड्रोजन 1 2 है, नाइट्रोजन 7 14 है, ऐसे ही याद रह जाएगा। तो मेरे बच्चा पार्टी इनको आप एक दो बार देखोगे तो आपको वैल्यू याद हो जाएगी। अब हमारा सारा का सारा जो मेन कंसर्न है वो हमारा पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को लेकर है, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब यहाँ पे हम सिर्फ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की स्टडी करते हैं। इसकी स्टडी हमने क्यों स्टार्ट की, सबसे बड़ी बात तो ये, अब आपको पता है हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। ये सबसे सिंपलेस्ट न्यूक्लियाई मैं कह सकता हूँ, ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट न्यूक्लियाई है मेरे बच्चा पार्टी, ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट न्यूक्लियाई है हाइड्रोजन। तो आपको इसकी स्टडी करनी है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि विद स्पिन 1/2 कैसे होता है, प्लस में -1/2 कैसे होता है, यानी अलाउंग द अप्लाइड फील्ड और अगेंस्ट द अप्लाइड फील्ड कैसे होगा। तो मेरे बच्चा पार्टी मतलब ये वैल्यू नोट कर लीजिए। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर, जहाँ पर हम बात करेंगे पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को, ठीक है। ले लीजिए मेरे बच्चा पार्टी को अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए मेरे बच्चा पार्टी, अब हम वैल्यू +12 - ½ कैसे आएगी, अब हम बात करेंगे तो बात प्रोटॉन की करनी, तो ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर आपको एक एक कंसेप्ट समझाता हूँ मेरे बच्चा पार्टी। तो करें मेरे बच्चा पार्टी स्टार्ट करें। अब बात प्रोटॉन की करनी है, ये बात याद रखिए, बात हमें प्रोटॉन की करनी है। सारा का सारा कंसेप्ट हमारा प्रोटॉन को लेकर चलेगा। बहुत सारे क्या करते हैं, प्रोटॉन को ना इलेक्ट्रॉन समझ लेते हैं, तो सारा दिक्कत हो जाता है। इसमें हमें इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करनी, हमें यहाँ पर प्रोटॉन की बात करनी, क्योंकि हमारा नाम क्या है, पीएमआर है, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, और इसी का नाम हमें बता पार्टी हाइड्रोजन एनएमआर। अब हाइड्रोजन को प्रोटॉन ही तो बोलोगे ना, जब 1 होगा, तो हम इसकी बात कर रहे हैं ना, इसकी वैल्यू 1/2 है। अब देखिए हाफ में और माइनस में कैसे होती है। मैंने मेरे बच्चा पार्टी एक अप्लाइड फील्ड कर दी, मैंने इसको नाम दे दिया एच डैश दे देता हूं मैं। एच डैश हमारी क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैं लिख देता हूं, ये मेरी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इतना मैं लिख देता हूं, ठीक है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपको ना कंसेप्ट ध्यान से समझना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक प्रोटॉन लेके आया, और प्रोटॉन को ये मेरे लिए क्या है, एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने प्रोटॉन को यहाँ पे रख दिया। मैंने देखा यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं, या तो मेरा प्रोटॉन बच्चों इस डायरेक्शन में होगा ऊपर की तरफ, या ये 2 ही केस होंगे। इस केस के अलावा और कोई केस नहीं होगा मेरे बच्चा पार्टी, को अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं, ये तो मेरे बच्चा पार्टी अलोंग विद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग विद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, 2 ही तरीके से ओरिएंटेड हो सकता है हमारा प्रोटॉन, या तो इसकी डायरेक्शन के सीधा इसकी डायरेक्शन के साथ जाएगा, या तो मेरे बच्चा पार्टी प्रोटॉन डायरेक्शन के अगेंस्ट जाएगा। इसके अलावा और तीसरा केस यहाँ पर नहीं बनेगा। अगर आप सीधे जा रहे हैं तो आपके पास 2 ही रास्ते हैं, तो आप सीधे जाएंगे या वापिस आएंगे, और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। तो ऐसा ही प्रोटॉन के केस में है। प्रोटॉन को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंस में रख दिया, तो या तो अलोंग विद द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, या मेरे बच्चा पार्टी क्या होगा, अगेंस्ट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, अगेंस्ट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर 2 ही काम हो सकते हैं, जो हमने प्रोटॉन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखा, या तो अलोंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा, या वो अगेंस्ट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब हमने यहाँ पर अलोंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड
मैं स्पिन की वैल्यू देखिए मेरे बच्चा पार्टी, अगर मैं यहाँ पे स्पिन स्टेट की बात करूंगा तो अलोंग में तो आएगी मेरे बच्चा पार्टी प्लस हाफ, और यहाँ पे अगर मैं स्पिन स्टेट की बात करूंगा तो यहाँ पर होगी हमारी माइनस हाफ। तो जब हमारा प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ जा रहा है, तो हमारी स्पिन स्टेट होगी प्लस हाफ। और जब मेरे बच्चा पार्टी हमारी अगेंस्ट द स्पिन में जाएगा, अगेंस्ट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, अलोंग और अगेंस्ट याद रखना है, तब हमारी स्पिन स्टेट होगी मेरे बच्चा पार्टी माइनस हाफ। तो मेरे बच्चा पार्टी में दोबारा बोल देता हूं, जब हमने प्रोटॉन को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो प्रोटॉन के पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जाएगा या वो अगेंस्ट आएगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। सॉरी बच्चों, अगर वो अलोंग डायरेक्शन में जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ जाएगा, तो वहां पर स्पिन स्टेट होगी हमारी प्लस हाफ। अगर बच्चा पार्टी अपोजिट में जाएगा तो होगा हमारा माइनस हाफ। तो इतना सा आपको स्पिन स्टेट के बारे में पता होना चाहिए कि प्रोटॉन को जब हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। अब हम बात करेंगे इसके एनर्जी डिफरेंस की, तो मेरे बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, और मैं बात करता हूं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है। तो आ जाइए बच्चा पार्टी। तो अभी बच्चा हमने जो हमारा लास्ट सेगमेंट था वहां पर हमने स्टडी की लिया कि जब भी हम प्रोटॉन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वहां पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो वो अलोंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा या वो अगेंस्ट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब बच्चा ध्यान से दो बातों को सुनना। अगर बच्चा पार्टी वो अलोंग होगा, जो हमारा प्रोटॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो उस प्रोटॉन की जो स्टेट होगी वो एनर्जी में लोअर होगी, लेसर एनर्जी की स्टेट होगी, और जब भी एनर्जी कम होती है तो वो स्टेट हमारी सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। अगर मैं बच्चा पार्टी वो अगेंस्ट द स्टेट होगा तो एनर्जी में हाइयर होगा और लेस स्टेबल होगा। मैं दो बातें क्लियर कर देता हूं। आपने प्रोटॉन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा, अगर वो इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में स्पिन होती है प्रोटॉन की, तो हमारी एनर्जी में लोअर स्टेट होगी और मोर स्टेबल होगी। अगर वो अगेंस्ट होगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के तो वहां पर एनर्जी हमारी ज्यादा होगी स्टेट की और वो हमारी लेस स्टेबल होगी। हमारे बच्चा पार्टी में एनर्जी और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो यहाँ पर मेरी बच्चा होगी, अगर मैं बात करूंगा हमारी एनर्जी स्पिन +1 वाली होगी, यहाँ पर मेरी बच्चा पार्टी +हाफ वाली होगी, और यहाँ पर बेटा जैसे लोअर है ना, देखो लोअर इन एनर्जी, तो लोअर एनर्जी स्टेट क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी, और यहाँ पर होगी हमारी -हाफ वाली, ठीक है। तो एक तो बच्चा आप ये याद रखिए, ठीक है। अब इन दोनों का मुझे डिफरेंस निकालना हो तो मैं इसको लिखूंगा डेल्टा ई, अपर माइनस में लोअर कर दूंगा तो मेरे पास एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा, जिसे मैं डेल्टा ई के द्वारा लिखूंगा। अब देखिए अगर मैं इसको ही दोबारा से आगे लेके जाता हूं तो +हाफ होगी और ये हाइयर वाली -हाफ होगी। अब मैं इनका डिफरेंस निकालना चाहता हूं तो मुझे डेल्टा ई ही लिखना पड़ेगा। देखिए अब ये E1 हो जाएगा और ये E2 हो जाएगा। ये हमारी स्पिन स्टेट 1 मान लेता हूं, मैं इसको स्पिन स्टेट हमारी 2 मान लेता हूं। और अगर मुझे यहाँ से ओवरऑल एनर्जी निकालनी हो तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1। मेरे बच्चा पार्टी इस तरीके से मैं किसी भी हमारे सिस्टम की एनर्जी निकाल सकता हूं, और हमेशा डेल्टा E2 ग्रेटर होगा डेल्टा E1 से। यहाँ से आप डेल्टा हटा लेना, ठीक है, डेल्टा तो चेंज हो जाता है ना एनर्जी में, तो आपको सीधा याद रह जाएगा। तो अगर मुझे ओवरऑल एनर्जी निकालनी है तो मैं E2 को E1 में से माइनस कर दूंगा, और आपको दिख रहा है यहाँ पे E2 है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू E1। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी कहानी हमारी जब हमने प्रोटॉन को किसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब मैं उसी में एक दो बातें और आपको बताना चाहता हूँ, कर रखी है, बस आपने थोड़ा सा कंसेप्ट बदलना है। याद कीजिए वो बातें जब हम कहते थे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, एक वो प्रॉपर ओरिएंटेशन की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता था जो अनस्टेबल होती थी। अब मैं वही बात आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। देखो इफ ओरिएंटेड न्यूक्लियाई, जो हमारा जैसे इलेक्ट्रॉन था ना, अब यहाँ पे हम न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं, मतलब कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को
न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्यों कहते हैं ना, उसकी बात अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक। और इंपॉर्टेंट है हमारा क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान से सुना। इफ ओरिएंटेड न्यूक्लियाई एक्सपोज कर दिया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अब ध्यान से सुनो। जैसे मेरा ये वाला न्यूक्लियाई था, ठीक है, ओरिएंटेड न्यूक्लियाई था, मैंने इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, शॉर्ट फॉर्म में लेता हूं ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमने इसके ऊपर रेडिएशन डाल दिया, ध्यान से सुनना। ओरिएंटेड न्यूक्लियाई आर एक्सपोज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी प्रॉपर है, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी है, तो यहां पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। अब ये न्यूक्लियाई क्या करेगा, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ये न्यूक्लियाई क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एंड न्यूक्लियाई इन लोअर एनर्जी स्टेट फिलिप यानी एक्साइट हो जाएगा, इसको एक्साइट भी बोल सकते हैं, लेकिन एनआरआर के अंदर फिलिप पर ज्यादा यूज करते हैं, एक्साइट हो जाएगा हायर एनर्जी स्टेट में। ये हमारा जो लोअर एनर्जी का स्टेट है, जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे तो यहां पर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा और ये हमारा फ्लिप हो जाएगा लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट के अंदर। इतना आपको पता होना चाहिए, फ्लिप यानी एक्साइट एक ही बात है। अब आगे सुनो, जब यहां पर फ्लिपिंग होगी, फ्लिपिंग न्यूक्लियाई के अंदर हुई है ना, तो न्यूक्लियाई को हम कहेंगे कि वो रेजोनेंस में है। रेजोनेंस में किसके साथ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ है। फ्लिपिंग हुई, न्यूक्लियाई हमारा हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियाई हमारा रेजोनेंस में है विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसीलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी को एनएमआर कहा जाता है, इसीलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी को एनएमआर। ये सारा का सारा हमारा प्रोटॉन एनएमआर का जो हमने लिखा था ना यहाँ पे, इससे पहले वाले सेगमेंट में, वही टॉपिक चल रहा है, ठीक है। और जो एनर्जी सप्लाई होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो किस रीजन से होगी मेरे बच्चा पार्टी, रेडियो फ्रीक्वेंसी, यानी जो हमारा एनएमआर है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के अंदर होगा। इतना आपको याद रखना है। यही इलेक्ट्रॉन वाला ही कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियाई यूज कर लिया, एक्साइट के लिए फ्लिप यूज कर लिया। ये लोअर न्यूक्लियाई था, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल दो, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, ये हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। अब वहां पे हम क्या कहते हैं, ये वापिस आएगा। अब ये वापिस आने के लिए हमने क्या वर्ड यूज कर दिया, रेजोनेंस में होगा, किसके साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। तो अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, इसके अंदर कुछ 4-5 पॉइंट और बचते हैं, हम वो भी कर लेते हैं। ले लीजिए मेरे बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट इसका। तो आ जाइए मेरे बच्चा पार्टी, हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है इस वीडियो का, इस टॉपिक का। तो मेरे बच्चा पार्टी हमने स्टडी किया था कि कैसे हमारा जो न्यूक्लियाई होगा एक्सपोज किया जाएगा मेरे बच्चा पार्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, हायर एनर्जी स्टेट में चला गया था, वहां पर वो रेजोनेंस के साथ जो हमारा फ्लिपिंग न्यूक्लियाई था वो रेजोनेंस में होगा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन अब बात बनती है यहाँ पे, तो अमाउंट ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी, आरएफ हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी का सिंबल होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ आरएफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फ्लिपिंग ऑफ द प्रोटॉन। अब कितनी एनर्जी लगेगी यहाँ की, हमें प्रोटॉन की फ्लिपिंग करानी पड़ेगी, तो वो एनर्जी हमारी किसके बराबर होगी, वो डिपेंड करेगी जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है। यानी कि आपको न्यूक्लियाई लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट के अंदर लेके जाना, आपको फ्लिपिंग करवानी है, तो उस प्रोटॉन के लिए कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, वो एनर्जी डिपेंड करेगी जो हमने मैग्नेटिक फील्ड, हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। जितनी ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मेरे बच्चा पार्टी ये था हमारा इसके बारे में एक पॉइंट और। अब बात कर लेते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर साल एग्जाम में आता है, लिखने का इसके अंदर कुछ नहीं होता। गायरोमैग्नेटिक रेशो एक बेसिकली बच्चा रिलेशनशिप होती है, किसके अंदर, जो हमारा डेल्टा ई होता है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ई, जो अभी अभी हमने यहाँ पे ग्राफ में समझा था ना, इस तरफ हमने एनर्जी ली थी, यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड ली थी, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में हमने दो एरो ऐसे निकाल दी थी, हमने यहाँ पे लोअर स्पिन बनाई थी, हायर स्पिन बनाई थी, E1 लिखा, E2 लिखा, तो इससे पहले हमने ग्राफ किया था। यहाँ पे मेरे पास कोई सिस्टम नहीं कि मैं इसको बैक करके दिखा सकूं, मेरे बच्चा पार्टी तो आप समझ जाना, ठीक है। मेरे बच्चा पार्टी गायरोमैग्नेटिक रेशो
बेसिकली एक रिलेशनशिप होती है किसके बीच में, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी के बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में और हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। गाइरो मैग्नेटिक रेशो इज द बेसिकली एक रिलेशनशिप है बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड द थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट अबाउट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से मेरे बच्चा पार्टी ई हमारा बराबर होता है एच म्यू के, और मेरे बच्चा पार्टी यू हमारा बराबर होता है एच नॉट बाय 2। ये हमारी म्यू की वैल्यू होती है। अभी मैं आपको सारी टर्म एक्सप्लेन कर रहा हूं। डेल्टा ई हमारा बराबर है एच म्यू के। हमने देखा म्यू हमारा बराबर होता है, क्या बोलोगे इसे, क्या बोलोगे, गामा बोलो, ठीक है, गामा एच नॉट बाय 2 पाई। क्या है हमारा, गामा एच नॉट बाय 2 पाई। सो गायरोमैग्नेटिक होता है हमारा, न्यूक्लियर कांस्टेंट होता है। अब मैंने म्यू की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, तो देखिए ये एच तो था ही हमारे पास, एच ये रहा, गामा एच नॉट 2 पाई। अब सुनो ध्यान से, एच हमारा प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताओगे, ठीक है। गामा हमारा न्यूक्लियर कांस्टेंट है जिसे आप गायरोमैग्नेटिक रेशो बोलते हो। गामा हमारा न्यूक्लियर कांस्टेंट है जिसे आप गायरोमैग्नेटिक रेशो बोलोगे। गामा हमारा न्यूक्लियर कांस्टेंट है जिसे गायरोमैग्नेटिक रेशो कहा जाएगा। और इस न्यूक्लियर कांस्टेंट की वैल्यू हर न्यूक्लियाई के लिए अलग होती है। अब हम यहाँ पर प्रोटॉन की स्टडी कर रहे हैं, तो प्रोटॉन की इसकी वैल्यू होगी 26750, 26,750 इसकी वैल्यू होगी, 26,750 इसकी वैल्यू होगी फॉर द प्रोटॉन, यानी हाइड्रोजन के लिए। बाकी न्यूक्लियाई के लिए वैल्यू अलग होगी। म्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है मेरे बच्चा पार्टी, एच नॉट हमारी सब्जेक्ट होगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी गायरोमैग्नेटिक रेशो। अब देखिए डेल्टा ई है, एच म्यू है। म्यू हमारा किसके बराबर है, गामा एच नॉट बाय 2 पाई। म्यू की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो डेल्टा ई हमारा किसके बराबर आएगा, गामा एच नॉट बाय 2 पाई। एच हमारा प्लांक कांस्टेंट है, म्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है, एच नॉट हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, गामा हमारा न्यूक्लियर कांस्टेंट है जिसे आप गायरोमैग्नेटिक रेशो भी कहते हो। और हर प्रोटॉन के लिए गामा की वैल्यू अलग होती है, और यहाँ पर वैल्यू होगी हमारे प्रोटॉन के लिए 26750। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी हमारा लेक्चर नंबर 2 फॉर द स्पेक्ट्रोस्कोपी एनएमआर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हमारे एनएमआर के सिग्नल ओरिजिनेट होंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी तब तक के लिए आप एनएमआर के मैं वीडियो एक एक पॉइंट यहाँ पर बड़े प्यार से आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। इनको अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना कि एनएमआर से डरने की जरूरत नहीं है, एनएमआर में कुछ भी नहीं है, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लीजिए स्क्रीनशॉट मेरे बच्चा पार्टी, लीजिए स्क्रीनशॉट 1 2 3, टेक द स्क्रीनशॉट।